नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या यूपी को तमिलनाडु के बराबर होने में 64 साल लगेंगे? तमिलनाडु के आईटी और डिजिटल सेवाओं के मंत्री ने उन खबरों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपेगेंडा को चुनौती देते हुए एक लेख लिखा है कि यूपी के लिए इतना आसान नहीं है तमिलनाडु से आगे निकलना। पलानीवेल त्यागराजन पीटीआर ने फ्रंटलाइन पत्रिका में यह लेख लिखा है। उम्मीद है कि इस लेख पर यूपी की तरफ से भी विस्तृत जवाब आएगा। आखिर यह बात कहां से आई कि यूपी तमिलनाडु से आगे निकल गया है? पीटीआर लिखते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ग्राफिक्स चलने लगे कि यूपी ने तमिलनाडु को पछाड़ दिया है। कुछ दिनों तक चुप रहने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब इसका जवाब देना चाहिए। बल्कि ऐसी तमाम खबरें अखबारों में भी छपी हैं। हुआ यह कि 18 दिसंबर के आसपास एक ब्लॉगिंग वेबसाइट soic.in की रिपोर्ट के आधार पर यह खबर छपी। एएनआई में भी रिपोर्ट छपी, जिसे कई अखबारों ने अपने यहां छापे और लिखा कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत से महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश जीडीपी की हिस्सेदारी में दूसरे पायदान पर आ गया है। मीडिया के साथ साथ व्हाट्सएप में अभियान चल पड़ा कि यूपी की जीडीपी 9.2% हो गई है और तमिलनाडु की 9.1% रह गई है। जबकि तमाम आंकड़ों को सामने रखकर देखिए तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी को तमिलनाडु के बराबर पहुंचने में 64 साल लग जाएंगे, ये तमिलनाडु के मंत्री कहते हैं। हम आज के अपने वीडियो में इस लेख के प्रमुख हिस्से पर बात करेंगे। पलानीवेल त्यागराजन को पीटीआर कहते हैं। मदुरै सेंट्रल से दूसरी बार जीते हैं और स्टालिन सरकार में मंत्री हैं। पीटीआर बेहद सधे अंदाज में दिखा देते हैं कि यूपी और तमिलनाडु के बीच की दूरी कितनी लंबी है। पीटीआर पढ़ाई लिखाई से इंजीनियर हैं, दुनिया के टॉप मैनेजमेंट स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के छात्र रहे हैं, बैंकर रहे हैं, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। 20 साल अमेरिका में रहने के बाद तमिलनाडु लौटे और चुनाव लड़कर जीत गए। उनके दादा आज़ादी से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिता आज़ादी के बाद विधानसभा के स्पीकर। तमिलनाडु में इस प्रोफाइल के मंत्री ने फ्रंटलाइन में कम से कम लिखकर अपनी बात रखी है ताकि आप उनकी बातों को समझ सकें और उसकी काट पेश कर सकें। क्या यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा या मध्य प्रदेश के किसी वित्त मंत्री ने कुछ लिखा, कुछ ठोस बातें रखी ताकि यहां की जनता भी अपने राज्य का पक्ष समझती? जब दक्षिण के राज्य केंद्रीय टैक्स पूल में बराबरी की मांग कर रहे थे, तब हिंदी के राज्य अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे थे? हिंदी भाषी राज्यों के वित्त मंत्री या तो चुप ही रहे या हर बात में मोदी मोदी करके किसी भी सवाल का जवाब देने से बच निकल जाते हैं, क्योंकि इन सब का इसी आधार पर अच्छा टाइम कट रहा है। तमिलनाडु के मंत्री ने एक उदाहरण दिया। पहले तो उन्होंने आंकड़ों और जीडीपी के फॉर्मूले में झोल को ठीक तरह से उजागर किया और बताया कि कितना मुश्किल है भारत में किसी भी आंकड़े को लेकर विश्वसनीय तरीके से बात करना। प्रति व्यक्ति आय को लेकर यूपी से तुलना भी करते हैं, मगर यह भी सतर्क करते हैं कि अपने आप में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा बहुत कुछ छिपाता भी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात और तमिलनाडु आसपास नजर आएंगे, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुआयामी गरीबी के मानक पर देखेंगे तो तमिलनाडु उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात से भी बहुत आगे है। पीटीआर लिखते हैं कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी के आंकड़ों पर सवाल उठाए गए हैं और इन्हें चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इनके आधार पर वे यह भी कहते हैं कि तमिलनाडु में इस आधार पर भी सिर्फ 2% लोग ही गरीब हैं, जबकि गुजरात में यह आंकड़ा 12% है और उत्तर प्रदेश में 23%। यानी प्रति व्यक्ति आय तकरीबन बराबर होने के बावजूद तमिलनाडु के द्रविड़ मॉडल में रहने वाले लोग गुजरात मॉडल से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। पीटीआर लिखते हैं कि शायद इसीलिए अवैध अप्रवासियों की गिनती में गुजरात अव्वल रहता है। जिस प्लेन पर बैठकर 303 भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से घुसना चाहते थे, उसमें 95 उत्तरी गुजरात से थे। तमिलनाडु का एक भी व्यक्ति नहीं था। भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, इस कारण तमाम आंकड़ों में बहुत झोल नजर आएगा। वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं मिल पाएगा।
या तो आपको केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि जनगणना की नियमित प्रक्रिया होती है, अभी तक क्यों नहीं हुई। कई अर्थशास्त्री आंकड़ों में झोल को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। पीटीआर कहते हैं कि जिस आधार पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु की इकोनॉमी को पार कर लिया है, वो सब गलत और तथ्यहीन है। इनके कैलकुलेशन में बेसिक गलतियां तो है ही, मगर हर एक कदम पर और भी गलतियां हैं जिन्हें इस डेटा में शामिल नहीं किया गया। अपने लेख में पीटीआर सवाल करते हैं कि क्या जीएसडीपी विकास नापने का सही मानक है। वे लिखते हैं कि मौजूदा कीमतों पर 30 साल का नॉमिनल जीएसडीपी बता रहा है कि उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है और अधिकतर सालों में राष्ट्रीय औसत से भी खराब प्रदर्शन रहा है। 2 दशक पहले तक यूपी की अर्थव्यवस्था तमिलनाडु से 19% बड़ी थी। 2013-14 तक यही हाल रहा, लेकिन 2014 के बाद से तमिलनाडु के पीछे हो गई। 2022-23 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तमिलनाडु का 95% थी। पीटीआर लिखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के साथ किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि 2011 से कोई जनगणना नहीं हुई है। इस कारण किसी भी तरह का माप सटीक नहीं होगा। तब भी वे लिखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय विकास नापने का एक बेहतर मानक है, क्योंकि जीडीपी या जीएसडीपी जनसंख्या का हिसाब नहीं लेता। अगर इस हिसाब से देखिए तो यूपी तमिलनाडु के मुकाबले 1/3 ही है। 2004-5 में प्रति व्यक्ति आय के मानक पर यूपी तमिलनाडु का 43% था, अब 1/3 पर आ गया है, यानी 43% से गिरकर 33% के आसपास यूपी है। यूपी तमिलनाडु के मुकाबले पीछे रह गया, आगे नहीं निकला, ऐसा वे कहते हैं। अच्छा है कि इस आधार पर यूपी भी जवाब दे। दक्षिण भारत के राज्य केवल केंद्र से अपने लिए बेहतर हिस्सा नहीं मांग रहे, बल्कि बाकायदा आंकड़ों के साथ उत्तर भारत को आईना भी दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के आईटी मंत्री का कहना है कि सेंट्रल टैक्स पूल से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश को अधिक दिया जाता है, फिर भी उत्तर प्रदेश में विकास दर तमिलनाडु से ज्यादा नहीं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, इसमें प्रधानमंत्री को उनका ही बयान पढ़ते हुए दिखाया गया है, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वही सब आरोप लगा रहे थे जो आज कर्नाटका और केरला की तरफ से लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय टैक्स पूल में अपनी हिस्सेदारी बेहतर करने की मांग भारत को तोड़ने का प्रयास नहीं है, सिद्धारमैया कहते हैं। सही बात भी है, इससे अधिक फालतू बात कुछ और नहीं हो सकती। इस तरह की बातों से बचने के 100 रास्ते हो सकते हैं, मगर हिंदी प्रदेश एक बार फिर से सही सवाल पर बहस करने का मौका न चूक जाए। जंतर मंतर पर आकर कर्नाटका और केरला ने कम से कम इतना तो साबित कर दिया कि संघीय ढांचे के तहत उन्हें कम दिया जा रहा है। यूपी और बिहार जितना टैक्स देते हैं उसकी तुलना में उन्हें कई गुना ज्यादा पैसा सेंटर से मिल रहा है, जबकि दक्षिण के राज्यों को विकास के मानकों पर आगे निकलने, आबादी नियंत्रित करने की सजा दी जा रही है। 8 फरवरी को जंतर मंतर पर केरला के राजनीतिक दलों के साथ तमिलनाडु की डीएमके और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पंजाब दिल्ली से आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई। उनकी लड़ाई संघवाद को बचाने की है, जबकि इसे उत्तर बनाम दक्षिण का रूप देने की कोशिश हो रही है। The success of Kerala जंतर मंतर पर बोलते हुए तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने कहा कि केंद्रीय टैक्स पूल से बंटवारा सही से नहीं हो रहा। इसके कारण राज्य मजबूर हो रहे हैं कि अपनी योजनाओं को चलाने के लिए दूसरे तरीकों से कर्ज उठाएं। उसमें भी केंद्र सरकार अड़चने पैदा कर रही है। इस तरह से राज्यों की हैसियत नगर पालिका की होकर रह जाएगी। केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि अक्टूबर की रिपोर्ट है, केरला को आधे वित्त वर्ष में केंद्र द्वारा मिलने वाले 22,000 करोड़ में से 26% भी नहीं मिला है। 16,000 करोड़ रुपया बाकी है। केंद्र की नीतियों के कारण केरला को पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। केरला ने केंद्र को कई सारे पत्र लिखे, प्रधानमंत्री से भी मिलकर समझाने का प्रयास किया, नतीजा नहीं निकला। इस मौके पर पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया और अपनी बात कही। केरला के 8400 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। और मान साहब से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, पंजाब के भी 8,000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके हुए हैं। अब एक एक फंड, अभी पंजाब सरकार थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे। आरडीएफ का पैसा, आरडीएफ लगभग 4-5 हजार करोड़ बनता है,
5500 करोड़ रुपया आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा इस्तेमाल रिलीज नहीं कर रहे। केरल भी गया। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग अब अगले हफ्ते फिक्स हुई है और तुरंत केंद्र सरकार से फोन आ गया, आइए बैठ के बात करते हैं। तो हम छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? ये क्या बदतमीजी है? आप अपना काम क्यों नहीं करते? हम हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास और भी तो बहुत काम है। सुप्रीम कोर्ट भरा हुआ है केसेस से, जनता के केसेस से। हम अपने फंड लेने के लिए भी, हमें फंड लेने के लिए जंतर मंतर पे आके बैठना पड़ेगा। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली के लोग मिलके साल में 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं। 2 लाख करोड़। और उस 2 लाख करोड़ में से बदले में दिल्ली के लिए हमें कितना पैसा मिलता है? गेस कर सकते हैं आप लोग? 2 लाख करोड़ रुपए हम केंद्र सरकार को देते हैं दिल्ली के लोग मिलके इनकम टैक्स में। और उस 2 लाख करोड़ में से दिल्ली के लोगों को एक साल में 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा 100 साल में जितना ये लोग लूट रहे हैं। ये तो हद हो गई है। इस मुद्दे पर बिजनेस स्टैंडर्ड में अर्थशास्त्री रतिन रॉय ने कुछ लेख लिखे हैं। रतिन रॉय ने बताया कि अन्य देशों में भी राज्यों के विकास और आर्थिक पैमानों पर फर्क देखा गया है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि अधिक आबादी वाले इलाके ज्यादा तरक्की कर रहे थे, कम जनसंख्या वाले इलाकों में विकास दर कम थी। मगर भारत में ठीक उल्टा है, यहां अधिक जनसंख्या वाले इलाकों में विकास की रफ्तार धीमी रही है। रतिन रॉय लिखते हैं कि यह हैरानी की बात है कि दक्षिण के राज्यों ने इस असंतुलित आवंटन पर पहले इस तरह से कभी विरोध नहीं किया, 70 सालों तक इसे स्वीकार करते रहे। हुआ यह है कि जीएसटी के बाद से राज्यों के वित्तीय अधिकार कमजोर हुए हैं, संसाधन भी घटे हैं। इसके अलावा केंद्र कई तरह के सेस और सरचार्ज भी वसूलने लगा है, जिसे वो राज्यों के साथ नहीं बांटता। इस कारण भी राज्यों और केंद्रों के बीच वित्तीय संघर्ष बढ़ता नजर आ रहा है। रतिन रॉय ने एक और मुद्दा उठाया, लिखा कि मौजूदा संसद में 1971 के आधार पर सीटें आवंटित हैं। यह आशंका जताई जाती है कि जब नई जनगणना के हिसाब से परिसीमन होगा तब दक्षिण का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उत्तर के मुकाबले कम हो जाएगा, क्योंकि वहां की जनसंख्या उत्तर के मुकाबले कम है। हिंदी प्रदेश से जीतकर आए सत्तारूढ़ दल के सांसदों की तादाद अधिक होगी, क्योंकि दक्षिण में उनका फॉर्मूला पिटता जा रहा है। इस राजनीतिक असंतुलन के कारण दक्षिण के राज्यों की वित्त संबंधी शिकायतें बढ़ सकती हैं। रतिन रॉय लिखते हैं कि ऐसा ना हो, कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगला वित्त आयोग सावधानी से काम करे और उसका गठन भी निष्पक्ष तरीके से हो। जैसे पिछले वित्त आयोग में दक्षिण का एक भी सदस्य नहीं था। कर्नाटक सरकार के विरोध के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर्नाटक सरकार के 6 में से 2 दावे सरासर गलत हैं। सरकार ने कर्नाटक को कुल 12,476 करोड़ की आपदा सहायता राशि दी है और पूंजीगत निवेश किया है। उनका कहना है कि वित्त आयोग ने राज्यों के लिए स्पेशल ग्रांट का कोई प्रावधान नहीं किया है। केंद्र सरकार वित्त आयोग के हर सुझाव को मानती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान टैक्स में राज्यों का हिस्सा यूपीए के मुकाबले बढ़ा है और सभी को समय पर भुगतान किया जा रहा है। इसलिए इस भेदभाव को उत्तर बनाम दक्षिण के खांचे में फिट करना सही नहीं होगा। इस चालाकी से सावधान रहने की जरूरत है। यूपी और बिहार के वित्त मंत्रियों को भी अपने राज्य की हालत पर ईमानदारी से बात रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश की हालत देखिए, वहां पिछले 20 साल में से 18 साल एक ही पार्टी की सरकार रही है। आज आर्थिक पायदान पर क्या मध्य प्रदेश विकसित राज्य हो सका है? यह सवाल मध्य प्रदेश को खुद पूछना चाहिए। मस्जिद के नीचे मंदिर खोजकर और समाज में तनाव फैलाकर आर्थिक बदहाली से मुक्ति नहीं मिलेगी। आज हिंदी प्रदेश के मंत्री किसी फैक्ट्री के बाहर या किसी आईटी पार्क के बाहर कम नजर आते हैं, मंदिरों के बाहर ज्यादा नजर आते हैं। मंदिरों के अहाते की व्यवस्था अच्छी होती रहनी चाहिए, मगर यह सरकार के दूसरे मामलों में काम नहीं करने का बहाना नहीं होना चाहिए। मतलब पूछा जा रहा है कि उद्योग धंधे चौपट हैं, बेरोजगारी क्यों है, तो मंत्री जी किसी मंदिर के बाहर सड़क चौड़ी कराने चले जाते हैं ताकि सवाल और उसका जवाब बदल जाए। अब बिहार का आंकड़ा देखिए,
इसे तमिलनाडु के मंत्री ने तो नहीं दिया, बल्कि जाति की जनगणना के वक्त राज्य की आर्थिक सच्चाई भी अपने आप सामने आ गई, क्योंकि यही सब सवाल पूछे गए थे। बिहार की गरीबी आपको रेलवे स्टेशन पर दिख जाएगी। बिहार में 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं। 34% परिवार महीने का 6,000 से कम कमाता है। 63% से अधिक परिवारों की कमाई 10,000 तक ही होती है। 5% परिवार 50,000 भी नहीं कमा पाते हैं। यह सब जाति की गणना के सर्वे से निकला है। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 18 साल तक एक नेतृत्व, एक शासन के अधीन रहने के बाद, राजनीतिक स्थिरता के बाद भी बिहार की यह आर्थिक हालत है। इन 18 वर्षों में नीतीश कुमार ने ज्यादातर बीजेपी के साथ ही सरकार चलाई, इसलिए दोनों को बिहार की गरीबी का जवाब देना चाहिए। क्यों बिहार में 63% लोग 10,000 रुपए मुश्किल से कमा पाते हैं? ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों की गरीबी तो और भी भयंकर है। यहाँ के ओबीसी परिवारों में 33.16% गरीबी है। अति पिछड़ी जातियों में 33.58% गरीब है। अनुसूचित जाति में सबसे अधिक 42.93% गरीब है। इसका मतलब है यहाँ के असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्योगों को कभी पनपने और बढ़ने नहीं दिया गया। जाहिर है पिछड़ी जाति की राजनीति ने केवल पहचान के सवाल पर ध्यान दिया, अपने सामाजिक वर्गों की आर्थिक तरक्की के सवाल को पीछे छोड़ दिया, जबकि इनके पास मेहनत से लेकर प्रतिभा का विपुल भंडार है। बिहार में 2 करोड़ से अधिक लोग मिस्त्री और मजदूरी का काम करते हैं। 94 लाख परिवार इस राज्य में गरीब हैं। 9 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, मगर उनके राज्य में 14% आबादी झोपड़ी में रहती है। इसमें से भी ज्यादातर टिन की छत के नीचे रहती है। हिंदी भाषी राज्यों का पिछड़ापन अक्सर धर्म और जाति की राजनीति से ढक जाता है। जाति और धर्म की राजनीति पहचान के सवाल से आगे नहीं जाती है। कम से कम इन राज्यों में इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि ओबीसी पहचान की राजनीति ने सत्ता से सामंतों और सवर्णों के दबदबे को बेदखल तो कर दिया, लेकिन जिस समाज का आधार ही उद्योग धंधों में था, उसे यह राजनीति क्यों नहीं मजबूत कर सकी? ओबीसी मुख्यमंत्रियों को बताना चाहिए कि अनुभव, कौशल और प्रतिभा से पीढ़ियों से छोटे छोटे उद्योग चला रहे ओबीसी समाज को आर्थिक संबल क्यों नहीं दिया गया, ताकि वे बड़े उद्योगों में बदल सकते थे? क्यों इसके बाद भी हिंदी भाषी राज्य उद्योग धंधों में पिछड़े हुए हैं? कभी इसका मूल्यांकन नहीं होता। आज समाज का हिस्सा इन छोटे छोटे उद्योगों से भी बेदखल किया जा रहा है और कम मजदूरी पर खटने के लिए मजबूर हो रहा है। इन आर्थिक सवालों को लेकर बिहार में कभी भी बहस नहीं होती। हर दूसरा नेता अपनी जात का झंडा लिए चला आ रहा है, अपनी दुकान चलाता है, उसकी जात के लोग उसी गरीबी के कुएं में रह जाते हैं। बिहार में 6 लाख लोग भी नहीं हैं जिनके पास कारें हैं, यानी आधे प्रतिशत से भी कम लोगों के पास कारें हैं। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा एक व्यक्ति के नेतृत्व में रहा, नीतीश कुमार के, मगर 1/3 से ज्यादा परिवार यहां 200 रुपया मुश्किल से एक दिन में कमा पाता है। इतनी भयंकर गरीबी है। सड़कों पर केवल राजनीति, ठेकेदारी और दहेज के दम पर बोलेरो, स्कॉर्पियो भरी हुई नजर आएगी। बिहार में विकास का दावा किया जाता है, लेकिन सड़कों और फ्लाईओवरों के नीचे दबे हुए ये आंकड़े खुद जाति की गणना के साथ बाहर आ जाते हैं। दक्षिण के राज्यों ने केंद्र से अपना हिस्सा नहीं मांगा है, बल्कि उत्तर के राज्यों को चुनौती दी है कि वे अपनी गरीबी के कारणों को समझें, अपनी राजनीति को बदलें। धर्म की राजनीति से घंटी और घंटे की आवाज तो सुनाई देगी, फैक्ट्रियों के सायरन की आवाज बंद हो जाएगी। केरला और कर्नाटक अपना हिस्सा मांगने आए हैं, देश तोड़ने नहीं। आज केरला में एक मजदूर की दिहाड़ी 989 रुपए है, बिहार में 545 रुपए। ये केंद्र का आंकड़ा है। यही वजह है कि बिहार दक्षिण के राज्यों की तरफ बिहार से मजदूरों का पलायन हो रहा है, उनका स्वागत भी हो रहा है। उनके साथ उन राज्यों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। तो यह तोड़ने की बात फालतू है। बेंगलुरु में उत्तर भारतीय परिवारों की जिंदगी में कहीं कोई रुकावट नहीं, बल्कि वहां जाकर उन्होंने अच्छी तरक्की की है, अच्छा जीवन हासिल किया है। तो फिर इन परिवारों को भी उत्तर के राज्यों की खटारा हालत पर बहस करनी चाहिए। केवल बालकनी में धर्म का झंडा लहरा देने से पेट नहीं भर जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।